अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में बजट की आमद है। हुकूमत बता रही है किन शोबाजात में बेहतरी आई, कहाँ तनज़्ज़ुली आई, लेकिन इदारा शुमारियात बता रहा है कि महंगाई में इजाफा हुआ। पिछले 24 माह की निस्बत शरह 11.6 से ऊपर चली गई है। और एक शोबा ऐसा है जहाँ तरक्की हुई, मुल्क में गधों की तादाद में इजाफा हुआ। वो नंबर मैं बाद में आपसे शेयर करूँगा। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है अमरीका ईरान तनाज़े का, तो जो मुज़ाकरात की सूरत थी और उसमें एक मुमकिना डील की एक उम्मीद थी, वो मांद पड़ रही है, क्योंकि दोनों जानिब से ऐसे पैगामात आ रहे हैं कि लग रहा है कि स्टेलमेट के साथ साथ अब मामला खटाई में पड़ रहा है। इस बीच में मुतज़ाद इतलात भी आ रही हैं। हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ देर पहले तस्नीम न्यूज़ एजेंसी बता रही थी कि पैगामात का जो तबादला है वो तातुल का शिकार है, क्योंकि अमरीका पाबंदियाँ लगाई जा रहा है मज़ीद, और नरमी करने की बजाय, मुज़ाकरात पे आने की बजाय ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है। इस बीच में बाकर कालीबाफ साहब जो लीड करते हैं मुज़ाकरात को, स्पीकर हैं ईरानी पार्लिमान के, उनकी जानब से बड़े सख्त पैगामात हैं। ईरानी सदर के इस्तीफ़े की खबर भी आपने सुनी होगी। कल रात से लेकर पिछले 24 घंटों में ये खबर इंटरनेशनल मीडिया, बिलखुसूस फॉक्स न्यूज़ ने उठाई, फिर अफ़गान इंटरनेशनल नामी मीडिया उसने खबर उठाई, जेरूसलम पोस्ट ने खबर उठाई। तो मालूम हुआ कि ईरानी ज़िम्मेदार ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। दें भी तो उसका एक तरीक़ाकार है, वहाँ पे इतनी आसानी से ये मामला होगा नहीं, और इस बीच में इस्तीफ़ा देना एक बहुत बड़ा डैमेजिंग फैक्टर हो सकता है। CNN ने और BBC ने दो बड़ी अहम खबरें दी ईरान अमरीका जंग के हवाले से। CNN कहता है कि ये जो 69 टनल्स ऐसी थी अमरीका की जिनके बारे में दावा किया ट्रंप ने कि इनको B-52 के जरिए निस्तो नाबूद कर दिया, वो कहते हैं इस जंग बंदी के दौरान ईरान ने कमाल होशियारी से 50 टनल जो हैं 69 में से ये कामयाबी से दोबारा चालू कर ली। मिसाइल तनसीबात थी, यहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स थे। और BBC ये बताता है कि मशरक़ वुस्ता में जो 18 से 20 बेसेस हैं उनको बड़ा प्रिसाइज और एक्यूरेटली हिट करने में कामयाब हुआ ईरान इस जंग के दौरान। और अमरीकी हुकाम दुरुस्त तखमीना या दुरुस्त जो नुकसान है वो बताने से हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं, हेजिटेंट हैं कि इससे हमें नुकसान होगा। BBC ने बताया कि वो 18 जो मुख्तलिफ बेसेस हैं, एयर बेसेस, नेवल बेसेस मशरक़ वुस्ता में अरब ममालिक के अंदर, उनको कामयाबी से ईरान ने असल में हिट किया था। इस बीच में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स और होती हैं। एक अफ़गान जो वज़ीर दिफ़ा हैं काबुल सरकार तालिबान रजीम के, वो मॉस्को जाते हैं, दावा करते हैं कि हम दिफाई मुआहिदा करके आए हैं और ताकि पाकिस्तान दोबारा अफ़गानिस्तान पर हमलों की हिम्मत ना कर सके। फिर हमने देखा शंग्रीला फॉरम होता है वहाँ पे सिंगापुर में हर साल, वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। वहाँ जनरल नुमान ज़करिया मंगला कोर के कमांडर हैं। बड़ी अहम बातें उन्होंने भारत के हवाले से की, स्पेशली उनका जो न्यूक्लियर हैंगओवर है उसे पाकिस्तान ने कैसे बैलेंस किया। और फिर उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि ये खित्ता पूरी दुनिया से मुख्तलिफ क्यों है। आइंदा जंग हुई तो उन्होंने कहा मिनट्स में नहीं, चंद सेकंड्स की ये जंग। इस सबसे क्या मुराद है, और इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत एयर कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब को हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अगले हिस्से में जाके फिर हम बजट और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और दीगर मामलों पर बात करेंगे। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के जनरल नुमान ज़करिया साहब शंग्रीला सिक्योरिटी फोरम में मौजूद थे, जो भारतीय ग्रैंड प्लान है उसको जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया, जब वो कहते हैं न्यूक्लियर हैंगओवर भारत का, उसको कैसे बैलेंस किया गया। अहम बात यह कि वो कहते हैं चंद मिनट्स की बजाय चंद सेकंड्स का मामला होगा। तो ये चूँकि सिक्योरिटी पैराडाइम से जुड़ी हुई है, आप उससे बेहतर नाज़रीन को आगाह कर सकते हैं, तो ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी पैराडाइम है वो उनकी गुफ्तगू तनाजुर में क्या है, क्या कहना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये प्रोजेक्ट करता आया है कि हम ना सिर्फ ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनके बकौल, और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि ये ऐसी आटमी कुव्वत है जिसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया या नहीं करती। यहाँ पर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये कौम या मिलिट्री लीडरशिप ट्रिगर हैप्पी है, और जब कोई ऐसा वक्त आएगा हम इररिस्पॉन्सिबल होके ऐसा बैलेंस क्रिएट कर देंगे या स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे थ्रू न्यूक्लियर मीन्स। हमने अभी पिछली जंग में 2025 मई में कभी भी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के करीब अपने आप को नहीं पाया, ना कभी मजबूर पाया अपने, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी कन्वेंशनल फोर्सेस ही इतनी स्ट्रांग है। दूसरी बात, एक तो स्टेबिलिटी वहां साबित थी। दुनिया ने उस वक्त भी हैरानगी से हमें देखा था कि हम तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, हम तो कन्वेंशनल तरीकों से ही अपनी कैपेसिटी हमने डेवलप की हुई है कि हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और हमने किया भी हमने। अब जो वो जनरल साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाली जंगों में ऐसा नहीं हो सकता कि हर दफा एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस हो। मैं थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ। उस रात जो उन्होंने हमें फायर किए थे, ब्राह्मोस मिसाइल फायर किए थे,
या इस तरह के लॉन्ग रेंज मिसाइल अगर पाकिस्तान पर फायर किए जाए, सेकंड्स की मिस आइडेंटिफिकेशन, मिस रिएक्शन या एक ओवर एस्टिमेशन किसी वक्त भी पाकिस्तान की लीडरशिप को मजबूर कर सकती है, या दोनों तरफ कर सकती है कि शायद जो आने वाला मिसाइल है वो न्यूक्लियर टिप ना हो, और अगर वो हो तो फिर क्या रिस्पॉन्स है। तो इतना ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। दुनिया में ये वाहिद ममालिक हैं जिनका जोग्राफियाई बॉर्डर आपस में मिलता है और दोनों न्यूक्लियर पावर है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। जितनी के पास न्यूक्लियर है, या वो दुश्मन नहीं है आपस में, और अगर वो हैं तो इतनी लॉन्ग रेंज उनके पास मिसाइल्स की एस्टिमेशन कह लें या अर्ली वार्निंग है कि उसमें इत्माम कम है कि वो मिस एडवेंचर या मिस फायर या मिस आइडेंटिफिकेशन का हो जाए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये पर्टिकुलर केस है कि वी हैव जस्ट वन कॉमन बॉर्डर, जो कि किसी दुनिया के ऐसे ममालिक में नहीं है। तो इसी तरफ लास्ट टाइम भी ये बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती थी अगर किसी तरफ से मिसकैलकुलेशन होती, खास तौर पर जो साइड डिफेंड कर रही होती है वो किसी भी हमले को, जैसे मैंने कहा, ओवर एस्टिमेट कर सकती है या मिस आइडेंटिफिकेशन का शिकार हो सकती है। तो हमने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया था, लेकिन उनकी तरफ इशारा इस वक्त जनरल साहब का यही है कि आने वाले वक्तों में शायद फैसले इतने लॉन्ग नहीं हो कि हम कन्वेंशनल जंगों में लड़ते रहें। अगर हमारी थ्रेशोल्ड आई, हमारी सर्वाइवल को खतरा हुआ, इसीलिए आपने देखा कि हमने नो फर्स्ट स्ट्राइक का अभी तक साइन नहीं किया इंडिया से, क्योंकि हमने फर्स्ट स्ट्राइक जब भी करनी है अपने सर्वाइवल को खतरा समझते हुए करनी है, अदरवाइज हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। तो आई थिंक इसके बैकड्रॉप में ये कहने का मकसद है उनका कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, और जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो फिर जंग किसी वक्त भी और चंद लम्हों में फैसला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जन साहब, ये मैं अफगान वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट देख रहा था, मॉस्को में एक सिक्योरिटी फोरम हो रहा था और वहाँ जी दोवल भी गए हुए थे, और वहाँ वो जाके दावा करते हैं कि हमने दिफाई निज़ाम का मुआहदा किया है, असिस्टेंस देगा मॉस्को, यहाँ मौजूद जो हथियार हैं उनको दुरुस्त करने में दिफाई निज़ाम देगा, और फिर उनसे मंसूब ये स्टेटमेंट भी था कि पाकिस्तान दोबारा हमला करने की हिम्मत पैदा ना कर सके। हमने तो भारत के यहाँ S-400 नामी दिफाई निज़ाम था, उसके होते वहाँ पे हमले किए थे, तो ये क्या बेचते हैं? जामी साहब देखिए, जाहिर है बहुत ज्यादा कनाइवेंस नजर आ रही है हिंदुस्तान की कि वो अगर वो दे सकते तो वो अपने सिस्टम ही उनको दे देते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि रूस, मेरा नहीं ख्याल उनकी लीडरशिप इतनी इररिस्पॉन्सिबल है कि वो हमारे खिलाफ ऐसे वेपन दें, क्योंकि सबको पता है कि अगर ऐसे वेपन दिए जाएंगे तो टारगेट या पॉसिबिलिटी जो एडवर्सरी है वो पाकिस्तान है। दूसरा, हमारा एक और कोलैबोरेशन जरूर हमें याद रखनी चाहिए कि जो चाइना और रूस के दरमियान है और हमारी और चाइना के दरमियान है, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जाहिर है जो भी हमारे जहाज इस्तेमाल होते हैं या वेपन्स इस्तेमाल होते हैं वो चाइनीज भी हैं उसके अंदर शामिल, J-10C, F-16 के अलावा JF-17 थंडर। मैं स्पेसिफिकली नहीं कह रहा कि इस टारगेट के लिए कब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमारे पास फ्लीट तो यही है। तो इसका मतलब ये है कि भी चाइना अलाउ करेगा कि हमारी एयर पावर जो है उसको रशियन मिसाइल्स काउंटर करें। मेरा ख्याल है बहुत ही अनयूजुअल और अफसोसनाक सूरत हाल होगी। तो आई एम श्योर पाकिस्तान चाइना पर और चाइना रूस पर, और पाकिस्तान डायरेक्ट भी चाइना पर और रूस पर इन्फ्लुएंस डायरेक्ट भी करेगा कि ऐसी कैपेसिटी ना बिल्ड की जाए, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि चाइना तो हमारे साथ इतना लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, वो अपना प्रेशर बिल्ड करेगा ही, लेकिन रूस भी बहुत ज्यादा लीवरेज हासिल करना चाहेगा अफगानिस्तान से इन बारगेन। अगर वो हमारे खिलाफ इतना बड़ा रिस्क लेता है तो अफगान तालिबान के पास क्या देने को है। आमतौर पर बायलैटरल रिलेशंस के अंदर कोई ट्रेड होता है, कोई इकोनॉमी होती है, कोई एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, तो रूस को अफगानिस्तान क्या दे सकता है सिवाय प्रॉक्सी वॉर के। अगर तो वो ये डिक्लेयर करे कि प्रॉक्सी वॉर करनी है उसने, तो फिर दुनिया रूस को भी उसी तरह पिन डाउन या करेगी, या एक किस्म का तनकीद का निशाना रूस को भी सामना करना पड़ेगा कि रूस ने बारगेन में क्या लिया है। अब आपके पास देखने को क्या है कि अफगानिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा, ना एग्रीकल्चर है, ना टेक्नोलॉजी है, ना कोई IT है, ना कोई फूड और एग्रीकल्चर का उसका क्या चीज है जिसको एक्सपोर्ट करता है सिवाय टेररिज्म के। तो मेरा नहीं ख्याल कि रूस इतना इररिस्पॉन्सिबल एक्ट करेगा। ये मोर ऑफ प्रोपेगेंडा लग रहा है, और खास तौर पे हमारे ईस्टर्न बॉर्डर दोवल साहब की तरफ से ज्यादा ये ख्वाहिश हो सकती है। जहां पे आप ये बात करते हैं कि जी ये क्या बदले में एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है आपका, लेकिन इससे पहले एक और बुनियादी नोयत का सवाल है कि इस कदर अहम अगर बिलफर्ज ये दुरुस्त खबर भी है, दिफाई निज़ाम लेना है या फौजी ताउन बढ़ाना है, तो उसके लिए जो रकम है, जो खजाना है, वो कहाँ से आया? क्या दरख्तों पर लगे हुए हैं? कहाँ से फंडिंग होगी वो? जामी साहब, फंडिंग के अलावा भी बात है। फंडिंग तो इंडिया कह सकता है कि हम आपको गिफ्ट करते हैं, लेकिन वो प्लग एंड प्ले नहीं होता। ये कोई हमारा टेलीविजन या वीडियो गेम नहीं है कि आप अगर प्लग इन करेंगे या लैपटॉप खोलेंगे तो काम करना शुरू कर देगा। ये टेक्नोलॉजी होती है,
इसकी ट्रांसफर होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसकी इंटीग्रेशन होती है। मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान का कोई एडवांसमेंट मिलिट्री कितनी है कि वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर सके, नंबर वन। और फिर जैसे आपने खुद ही याद करा दिया कि ईस्टर्न साइड पर भी अल्हम्दुलिल्लाह S-400 को अगर इंडिया जैसे मुल्क को हम नॉकआउट कर सकते हैं, तो वो सबक शायद वो इंडिया को साथ अगर जो सपोर्ट कर रहा है रूस को कि अगर कोई ऐसे वेपन दे, तो इंडिया को अपने सबक चाहे हमें नाम बताएं, लेकिन तालिबान को और रूस को वो सबक भी जरूर बता देने चाहिए जो उन्होंने हमसे सीखे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इतना आसान टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, उनकी ट्रेनिंग, उनकी इंटीग्रेशन, कॉस्ट का मैं फैक्टर निकाल भी दूं तो मेरा नहीं ख्याल रूस इतना मेक सेंस। सर आ जाते हैं जरा अमेरिका ईरान मामला पूरी दुनिया इसने जकड़ में ली हुई है और कभी लगता है आज मुज़ाकरात कामयाब हो गए, डील हो गई, लेकिन फिर रात की सूरत हाल बदल जाती है। अब भी ये स्टेलमेट का शिकार है और अब तो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी बता रही है कि पैगामात का तबादला रोक दिया ईरान ने, पाबंदियां लग रही हैं उनके ऊपर। इस बीच में CNN ने बड़ी अहम खबर दी है कि ये जो 69 टनल थी उनमें से 50 जो हैं वो अनब्लॉक कर दी हैं, जिसके बारे में अमेरिका ने दावा किया कि इनकी एंट्रेंस हमने तबाह कर दी थी और 80% मिसाइल टेक्नोलॉजी और फलां जो ट्रम्प साहब दावा करते हैं। तो CNN कह रहा है कि इन्होंने बड़ा हैरत अंगेज तरीके से रिपेयर कर लिया है इन तमाम पार्ट्स को, बेसिस को, इंक्लूडिंग रोड्स दैट द US एंड इसराइल बॉम्ब्ड टू प्रिवेंट मिसाइल लॉन्चर्स फ्रॉम यूजिंग देम। सैटेलाइट इमेजेस का वो जिक्र कर रहे हैं कि वो बताते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल दीज क्रेटर्स हैव नॉट बीन फिल्ड एंड एट 2 साइट्स इवन रीपेव्ड। इससे क्या मुराद लीजिए, कैसे ये मुमकिन हो सकता है? जामिद साहब देखिए, इस जंग से जो पिछली भी हुई थी जून 2025, उससे पहले भी मैं इसका मुताला कर रहा था कि इन्होंने अपनी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया है, खास तौर पर सर्वाइवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको याद हो, आपके प्रोग्राम मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था, जब जंग अनलीश हुई थी तो मैंने उस वक्त कहा था कि अमेरिका ने क्लियर कट जंग जीत के दिखानी है, वॉर ट्रॉफी दिखानी है, ईरान ने सिर्फ सर्वाइव करना है और सस्टेन करना है। आज भी देखिए, ईरान को डे वन से नहीं 47 सालों से ये पता है कि जब भी जंग हुई अमेरिका और इसराइल जैसे मुल्क के खिलाफ होनी है, दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स से होनी है जिसके पास मिलिट्री माइट है अमेरिका, उसके खिलाफ होनी है। उसको ये पता है कि मैंने सिर्फ अगर हर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो अगर मैं बॉम्ब प्रूफ नहीं बना सकता तो बॉम्ब रेजिस्टेंट जरूर बनाऊंगा, नंबर 1। दूसरा, वो इतने बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने 1 माउथ टनल या 1 एंट्रेंस रखी हुई है। ईरानियन ने ये पहाड़ी, अगर आप सिर्फ कोस्टल एरिया को मुलाहिजा कर लें जहां से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल कर रहा है, ये जैसे मैंने अर्ज किया कि ये तकरीबन पाकिस्तान से दुगना उसका ज्योग्राफिया है, इराक की निस्बत 4 गुना बड़ा है, फिर 50% उसका रॉकी माउंटेन्स है ईरान की। तो जो रॉकी माउंटेन है उसको उन्होंने बहुत जबरदस्त कंसीलमेंट और कैमोफ्लेज के लिए इस्तेमाल किया है। और ये उन्होंने बैकअप एक, जिसको कहते हैं ना एग्जिट एंड एंट्री, एक नहीं रखी कि अगर अमेरिकन उधर बंकर बस्टर या कोई बॉम्ब मार दे तो इसका मतलब है पूरी टनल क्लैप्स कर जाएगी। उन्होंने ऑल्टरनेट पैसेजेस रखे हुए हैं, रॉकेट लॉन्चर्स मुख्तलिफ साइड से लॉन्च करते हैं। इसी वजह से आपने देखा कि अमेरिकन इस कोशिश के बावजूद कि उन्होंने हर जगह बमबारी की है लेकिन उनके रास्ते ब्लॉक नहीं कर सके। और अगर कोई ब्लॉक हो भी गए हैं, थ्योरेटिकली मैं जो डिस्कस करने के लिए अर्ज करता चलूं कि हो भी गए हैं, तो आई एम श्योर उनके लिए कुछ सरप्राइज तो नहीं था कि कब जब भी बॉम्ब इन पर गिरा तो हमने इनको रिकवर करना है और इनके जो ओपनिंग है फिर खोलना है। उन्होंने आई एम श्योर मशीनरी तैयार की होगी। जैसे हमारा एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जब रनवे पर बॉम्बिंग होती है तो हमारी रैपिड रनवे रिपेयर मशीनरी तैयार होती है। ये रनवे पर जब बमबारी किसी एयरबेस पर होती है तो ये नहीं होता कि अब क्या करें क्योंकि रनवे तबाह हो गया, वो मशीनरी स्टैंड बाय होती है हर वक्त। अब जहाज जाएंगे तो रैपिड रनवे रिपेयर शुरू हो जाता है ताकि जहाजों का अपना टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जा सके। उसी तरह इन्होंने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं, टनल्स का रिकवरी मोड भी इनका बहुत स्ट्रांग है। ये तो है एक पहलू। सर इससे जुड़ा दूसरा छोटा सा ज़िमनी सवाल कि ये अब BBC ये बता रहा है कि वो भी सैटेलाइट इमेजेस लेके आ गए। मशरक़ वुस्ता में जो 20 के करीब US मिलिट्री साइट्स हैं उनका उन्होंने बात की कि 8 ममालिक में जो मौजूद हैं, यहाँ पे ईरान ने प्रिसाइसली डिफेंस सिस्टम, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, फ्यूल डिपोज और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को $बिलियन का नुकसान पहुंचाया। और अमरीकी इसको एतराफ़ करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं कि इससे बड़ी सुबकी होगी। ये कैसे मुमकिन हुआ? यहाँ पे तो बड़ा जदीद निज़ाम था, थार्ड और पता नहीं पैट्रियट क्या क्या लगा हुआ था। जावेद साहब, ये तो सारी जंग हुई ही मिसकैलकुलेशन पे है। अच्छा, अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया, दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया। अब इसी वजह से जिस पर आप इंट्रोडक्शन में आप कह रहे थे कि अब बहाने हैं, अब डिले किया जा रहा है, अब जुबान सख्त होती जा रही है। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर स्टीवन बॉल्ट उनका नाम है, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को अभी भी शुड कट द लॉसेस एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। कट द लॉसेस का मतलब है कि अब बहुत ज्यादा हो गया, आपने यहाँ पे नुकसानात का अंदाजा यहीं पे रोक लें क्योंकि इससे ज्यादा पर नुकसान होगा। मेरा भी मानना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास या तो बुरी ऑप्शंस हैं
या बहुत बुरी ऑप्शंस है। तो आई थिंक उनको अभी चूज करना चाहिए वो अच्छी ऑप्शंस या आइडियल या वॉर ट्रॉफी की नजर में मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्तों में कोई हालात होंगे। हाँ, अगर ऑप्टिकली उन्होंने कोई बमबारी करके उसको फतह डिक्लेयर करनी है, जैसे उन्होंने रजीम चेंज का कहा कि ये तो हो चुकी है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ईरान ने, मैंने जैसे पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि सस्टेन करने के लिए हर सिस्टम को वो मैन्युफैक्चर करने के साथ ही उसकी सर्वाइवेबिलिटी की बातें करते हैं, उसको सस्टेन करने की बात करते हैं। तो इस वजह से ईरान का सिस्टम ने कम बैक भी किया है, उस तरह तबाही भी नहीं अमेरिका मचा सका इजराइल के साथ मिलके। इसीलिए जैसे मैंने अर्ज किया कि वो कम बैक, अभी तो वैसे ही सीजफायर हो गई है तो उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और जब भी, आखिरी जुमला इसके ऊपर यह है, जब भी बहुत सुपर पावर और इतने छोटे मुल्क के खिलाफ होता है तो जो सीज फायर होता है वो छोटे मुल्क को जो डिफेंड कर रहा होता है उसको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अमेरिका ने कोई अपनी कैपेसिटी नहीं डेवलप करनी, ईरान ने कम बैक करना है। जो इनकी डिस्ट्रक्शन हुई है, जाहिर है सारी तो नहीं हो सकती, बहुत साल लगेंगे, शायद दिहाइयां लगे, लेकिन बहुत ज्यादा जो वॉर फाइटिंग है, जो रिस्पॉन्स उनका है, उनको उन्होंने बहुत हद तक रिकवर कर लिया। ऑलमोस्ट मैंने पढ़ रहा था कि 70% जो रॉकेट लॉन्चर साइट्स हैं उनकी दोबारा ऑपरेशनल हैं एंड रेडी टू रिसीव एनी इनकमिंग थ्रेट अगर कोई हुई तो अमेरिका की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिद चिश्ती साहब, प्रोग्राम में शिरकत थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद दो बड़े अहम मौज़ूआत। एक कि दुनिया भर में हमारी तारीफ हो रही है, हमारी जो सालिसी है ईरान अमेरिका के हवाले से, बल्कि अभी आज यू के जो नुमाइंदा खसूसी हैं वो कह रहे थे पाकिस्तान एक मेजर रीजनल पावर बन चुका है, तारीफ हो रही है पाकिस्तान के किरदार की। लेकिन इंटरनली हमारी जो मईशत आम बंदे की जो हालत ज़ार है वो बड़ी अजीब है और बड़ी अफसोसनाक खबरें उस सिलसिले में जुड़ती हैं। बजट आने वाला है, कई खदशात हैं लोगों को। दूसरा, GB में इंतखाबात हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ कौमी रहनुमा पहुँचे हुए हैं, बिलावल भुट्टो बड़ी मानी खेज़ वहाँ बातें कर रहे हैं। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने ज़हमत दी है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को। इकॉनमी का शोबा हो, एक्सपर्टीज़ है उनकी, ओवर दी डेकेड्स हमारे सामने रही हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, और इस सिलसिले में खुलकर बात करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि मैं आज देख रहा था कि जो इदारे शुमारियात ने नंबर्स जारी किए और जो महंगाई की सूरत हाल के बारे में आगाही दी, और फिर आने वाले बजट से जो तवक्कुआत और ख़दशात हैं काम शहरी को, उसमें सिर्फ एक ही शोबा मुझे दिखाई दिया जिसमें तरक्की हुई है, तनज़्ज़ुली नहीं हुई, और वो शोबा है गधों का। अज़रा तफन्नुन में बात नहीं कर रहा, संजीदगी से बात कर रहा हूँ कि जो गधे हैं मुल्क भर में, उनकी तादाद में 1,13,000 का इजाफा हुआ है। मजमूई तादाद 60,47,000 से बढ़कर 61,60,000। इस शोबे के अलावा अगर आप महंगाई की बात करें तो वो जनाब अली 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। अफरात ज़र 11.66% है। जून 2024 के बाद 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर गया है। और आने वाले बजट में तरक्याती बजट 1,126 अरब रखा जाएगा। IMF की अपनी फरमाइशें हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो बरामदात हैं वो नई तारीख़ी बुलंदियों को छूने का खदशा पैदा हो रहा है, और दरामदात और तिजारती खसारे में भी इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। फिर दिफाई बजट सुपर टैक्स में 2% तक की कमी की तजवीज़ है। टैक्स हदफ कम करके अब 13,005 अरब रुपये कर दिया गया है। टैक्स अहदाफ FPR हर बार क्यों नहीं हासिल कर पाता, टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ पाता, ये अजीबो गरीब मामला। बैरूनी सरमायाकारी उसमें बेतहाशा कमी वाक़या हुई है, और हालांकि दर्जनों गैर मुल्की दौरे हमारी इस मौजूदा सरकार ने किए हैं। तो मिफ्ता साहब से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ये महंगाई को समझना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि अफरात ज़र 11.66 पर चलेगी 24 माह की बुलंद तरीन सतह पर। क्या बनेगा सर जून में बजट के बाद आम बंदे का? सर देखें, अफरात ज़र बढ़ने में दो वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि दुनिया भर में तेल महंगा हो गया जी, और उससे चीज़ें महंगी हो गई, और दूसरी वजह जो है कि इस महंगाई के अंदर भी हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला, और अगर तेल रुपया बढ़ा है तो यहाँ पे इन्होंने कीमत 2 रुपये बढ़ाई है। कुछ अरसे तक कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा देते रहे, हम जैसे लोग चिल्लाते रहे कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो हमसे बहस करते रहे। फिर 1 महीने बाद मान ली हमारी बात, फिर अब सुना है कि वो इंक्वायरियाँ बिठा रहे हैं उसके ऊपर कि कैसे हो गया। बगैर वजह के भी इन्होंने कीमत बढ़ाई। और उसके बाद आप ये देखें कि खित्ते में अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने कुछ प्राइस एब्जॉर्ब की इंक्रीज, कुछ पास ऑन करी, कुछ टैक्स से दी, और कुछ कंपनियों से कम नफ़े करवाए। हिंदुस्तान ने तो ज़्यादातर एब्जॉर्ब करी, हमने जो है वो कंपनियों के नफ़े भी बढ़ा दिए, 1 पैसा एब्जॉर्ब नहीं करा। जब ये पूरी जंग शुरू हुई, इससे पहले पेट्रोल के ऊपर 84 रुपए फ़ी लीटर लेवी थी,
आज 122 रुपए लीटर है, तो हमने इस जंग के अंदर भी बढ़ा दी। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि हमने 74 रुपए से 49 रुपए की है, डीजल की लेवी को 25 रुपए कम किए, लेकिन हमने उधर जो है वो 40 रुपए बढ़ा दी लेवी। तो हुकूमत ने इस बहाने को भी लेते हुए अब कीमतें बढ़ाई हैं। तो कीमतें इसलिए बढ़ी हैं रेडी कि ये हुकूमत की पॉलिसी का नतीजा है। अच्छा, पॉलिसी का नतीजा अपनी जगह। ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि जो तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत इस वक्त मौजूद है, मसला मैं देख रहा हूं कि 12 माह में मिट्टी के तेल में 155% इजाफा, प्याज 42% इजाफा, आटे में 31% इजाफा। ये बुनियादी उसके इशारे हैं। लेकिन क्योंकि पेट्रोल डीजल सबसे अहम है, तो उसमें जो कीमतों में रद्दोबदल हुआ, क्या ये मुमकिन था कि इससे भी कम निर्ख रखे जा सकते थे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। कोई भी ये नई ज़ी शऊर शख्स कह सकता है कि हुकूमत नुकसान करे, कि हुकूमत को जितने में लागत आती है उससे कम बेचे। इसमें तो कोई बहस नहीं है। तो अगर हुकूमत की लागत बढ़ रही है तो आप इसकी कीमत बढ़ा दें, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो 122 रुपए आपने पेट्रोल के ऊपर लेवी डाली है, वो तो आपने टैक्स डाला है ना, उसके अलावा कस्टम ड्यूटी है 24-25 रुपए की। इसी तरह डीजल के ऊपर 30-35 रुपए की ड्यूटी है और 50 रुपए तक का लेवी है। तो आपने 80 रुपए एक चीज पे और 150 रुपए एक और चीज पे आपने टैक्स रखा हुआ है। जब आप 400 रुपए एक मोटरसाइकिल वाला जो रोज का 1 लीटर भरवाता है, वो जब 400 रुपए देता है तो उसमें से 150 रुपया जो है वो हुकूमत को जा रहा है। तो जाहिर है कि उसमें हुकूमत कुछ कमी कर सकती थी। हमने जंग के आगाज में बतदरीज 3 मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने तकारीर फरमाई और हमें ये अंदिया दिया गया कि हम ऑस्टेरिटी लेकर आएंगे, हम किफ़ायतशारी अपनाएंगे, अखराजात कम करेंगे। हमने सुना था कि हुकूमत के जो 60% पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर देगी, 50% गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर देगी। अच्छा, वो कुछ नहीं हुआ। तो कोई ऑस्टेरिटी नहीं हुई और जो बोझ पड़ा है जंग का, ये आपने पाकिस्तान के अवाम पे डाल दिया। अब एक 50,000 रुपए की जो नौकरी करता है और तनख्वाह लेता है, उसके ऊपर तो आपने टैक्स रखा है। उसके ऊपर जो टैक्स लगने के बाद वो जो बेचारा तनख्वाह से कुछ पैसे बचाता है, तो उस पे आप 18%, वो बच्चे का दूध लेता है तो आप सेल टैक्स लेते हैं, वो साबुन लेता है तो आप 18% टैक्स लेते हैं, वो कोई सर्फ वगैरह लेता है या कोई कोई ज़रूरियत ज़िंदगी लेता है, टूथपेस्ट लेता है तो आप उस पे 18% टैक्स लेते हैं। उसके बाद वो पेट्रोल भराता है तो उस पे 25-30% टैक्स ले लेते हैं आप। सो हुकूमत ने कोई अपने अखराजात कम करने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से पाकिस्तान की जो अवाम है वो गरीब होती जा रही है। आज पाकिस्तान में 20-21 साल का, ये हुकूमत के शुमारियात हैं, 21 साल की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। आज पाकिस्तान में बरसों की, दिहाइयों की सबसे ज़्यादा गुर्बत है। 29.7% मेरे और आपके भाई और बहन पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, यानी कि उनकी इस माहाना आमदन 8,500 रुपए से कम है। 8,500 रुपए अंदाजा माहाना करें, से कम है। अंदाजा करें। तो ये हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं और जब तक ये पॉलिसीज़ को नहीं बदलेंगे, हम आगे नहीं जा सकेंगे। मिफ्ता साहब, ये बात दुरुस्त है कि जो लेवी की मद में हमने कुछ पिछले 1.5-2 बरसों में रकम इकट्ठी की, वो IMF के कर्ज से ज्यादा थी? जी, IMF का तो आपको एक जो ट्रांच मिलती है वो मेरे ख्याल से $1.5 अरब की या $1.25 अरब की मिलती है, जो 300 अरब रुपए की है। तो 2 और ट्रांच मिल गई साल में, तो 600 अरब मिलता है। जो इस साल भी आप लेवी की मद में लेंगे वो 1300 अरब रुपए से ज़ायद लेंगे और अगले साल आपने फिर इसका जो तखमीना रखा है वो 1575 अरब रुपए रखा है, गालिबन 17% बढ़ा के रखा है। तो यस, IMF की उससे तो बहुत ज़्यादा है, ट्रांच से ज़्यादा। लेकिन देखिए जामी साहब, ये कहना कि IMF की जिद है, ये बात गलत है। IMF सिर्फ आपको एक चीज कहता है, जो फाउंडेशनल कंडीशन जो IMF की वो होती क्या? है ना, वो ये होती है कि खसारा फला हजार अरब रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक ठीक। अब खसारा नहीं बढ़ने के लिए IMF ने आपको रिक्वायरमेंट की, क्योंकि जब आप खसारा बढ़ाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाती है, कर्ज बहुत लेना पड़ता है, फिर आपको दुनिया भर में जाना पड़ता है। तो जब खसारा कम करना होता है, उसके 2 तरीके हैं ना। एक तरीका जो हुकूमत हमारी हर आजमाती है वो ये कि हर साल टैक्स बढ़ा दे, लेकिन एक और तरीका भी है कि आप अपने अखराजात कम कर दें। जब हमारी आमदन कम हो जाती है, हम अपने घरों में ये देखते हैं, हम अपने कारोबार में ये देखते हैं कि जब हमारी आमदन कम हो जाती है तो हम थोड़े से अपने पैरों को समेट लेते हैं, थोड़े से अपने अखराजात को कम कर देते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो बच्चों को स्कूल से निकाल चुके हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने घरों में कपड़े इस्त्री नहीं करते बिजली का बिल बचाने के लिए। यहाँ पे लोग जो है वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो ये अखराजात जब आवाम ये बचा रही है, तो सवाल ये पड़ता है ना कि हुकूमत ने कौन सा खर्च बचाए हैं? क्या हुकूमत ने अपना हजम छोटा किया है? और इस साल भी आप देखें कि जो नंबर्स आए हैं,
आज उसके मुताबिक हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 3% से कम हुई है, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4% हुई है, लेकिन हमारी हुकूमत की जो ग्रोथ है या हुकूमत का जो हजम है वो रियल पाकिस्तानी रुपीज में, इन्फ्लेशन एडजस्टेड पाकिस्तानी रुपीज में 8.5% से बढ़ा है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन 8% था तो 16.5% बढ़ा है। सो ये तो थोड़ी ज्यादती है ना कि आप हुकूमत के अखराजात बढ़ाते रहें और लोग पिस रहे हैं। मिफ्ता साहब, एक बड़ा अलमिया रहा है एफबीआर, उसके अहदाफ, टैक्स नेट में इजाफा ना होना। हमेशा मैं जब से सहाफत कर रहा हूँ, ये एक ही मुद्दा है जिसके ऊपर लंबी चौड़ी तकरीर होती है, फार्मूले मुतारिफ करवाए जाते हैं, नए टारगेट रखे जाते हैं, शाबाश दी जाती है। एट दी एंड वही सेम स्टोरी निकलती है कि नहीं, वो हदफ पूरा नहीं हो सका, फलां हो गया, गड़बड़ होगी। ये क्या मसला है पाकिस्तान में? आम बंदा, जैसे आप सेल टैक्स की बात भी कर रहे हैं, साबुन के ऊपर, दूध के ऊपर, तनख्वाहदार, उसी को आपने रगड़ा देना है। बाकी नामुमकिन है क्या टैक्स नेट को बढ़ाना? देखिए, नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन क्या आपके अंदर वो विल है, या आपकी सियासी मकासद के अंदर वो एक मकसद है, या सियासत के आपको ये मसाइल हल करने हैं, और क्या आप उसका सियासी बोझ उठाना चाहते हैं। मसलन दुकानदारों के ऊपर, आप मोटरसाइकिल वालों के ऊपर टैक्स लगाते हैं रोज़ का 150 रुपया पेट्रोल पे, तो आप एक मोटरसाइकिल चलाने वाला जो कि 1 लीटर रोज़ का 400 रुपए का पेट्रोल भराता है, जिसकी मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की होती है, उससे आप 4,500 रुपया टैक्स देते हैं महीने। तो वो कोई आप वही ले लेते हैं। लेकिन आप जिसकी करोड़ों की दुकान होती है, उससे आप महीने का 3,000 नहीं ले सकते। तो ये इंसाफ भी नहीं है, और ये कहना कि मुमकिन नहीं है, ये भी बात गलत है। ये पॉलिटिकल विल नहीं है आपकी। इसी तरह आप अगर देखें कि हमारे पास अगर किसी की लाख रुपए तनख्वाह है तो उसके ऊपर टैक्स है, लेकिन किसी के पास 1000 एकड़ की ज़रई अराजी हो, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। IMF आपको ये भी कह रहा है कि उनसे टैक्स लो, लेकिन आप 2 साल से वो मौखर कर रहे हैं। IMF आपको जो है ना वो 100 चीजें बताता है कि देखो ये 100 चीजें कर लो मुल्क ठीक करने के लिए। आप उसमें से 80 चीजें मान लें, आपको A ग्रेड मिल जाता है। चक्कर ये कि आप 80 वो चीजें मानते हैं जिसमें गरीब पे बोझ पड़ जाता है, जिसमें कमजोर पे बोझ पड़ जाता है। पिछले साल मिसाल के तौर पर IMF ने तो नहीं कहा था कि आप चीनी की जो है वो बरामद करवा दें और यहाँ पे 50 रुपए पर किलो चीनी महंगी कर दें। हर पाकिस्तानी ने 50 रुपए किलो चीनी महंगी खरीदी है, लेकिन 20-25 खानदान जिनकी शुगर मिले उनको आपने महीने का 25 अरब रुपए का नफा एक्स्ट्रा दे दिया। अच्छा मिफ्ता साहब, इस सब से कॉन्ट्ररी हुकूमती हल्के ये बताते हैं कि जी माली साल 2026 में GDP की शरह नमू 3.7% तक बेहतर हुई। एक बड़ी सनतों की पैदावार में माली साल 26 के पहले 9 माह में 6.5% इजाफा हुआ। 2, माली खसारा कम होकर GDP का 0.7% रह गया। 3, बुनियादी सरप्लस GDP का 3.2% रह गया। 4, और 4 खरब रुपए के कर्जे पाकिस्तान ने कबल अज़ वक्त अदा किए, जो तारीख में पहली बार हुआ है। इन 4-5 शोबाजात में वो कहते हैं कि वी हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। अल्लाह इनको मुबारक करे अगर ये समझ रहे हैं कि ये अच्छा जॉब है। लेकिन गुजारिश ये है कि पहले 8-9 महीनों में खसारा इतना नहीं होता, आखिर में जो है वजारतें सब अपने अपने पैसे ले लेती हैं तो खसारा बढ़ जाता है। आप देख लीजिएगा कि साल आखिर खत्म होगा तो खसारा किधर खड़ा होगा। अब ये कहना कि हमने 500 अरब रुपया कबल वक्त वापस कर दिया, ये तो यार कहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो खुदा का खौफ होना चाहिए। आप 85,000 अरब रुपए के मकरूज हैं। आपने इस मुल्क के अंदर जो पिछले 4 साल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कर्ज लिया, इस तरह पहले 75 साल में जितना कर्ज लिया था उसका आपने आधा कर्ज ले लिया है। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपने चलो ठीक है कि 500 अरब आपने वापस कर लिया, लेकिन 15,000 अरब रुपया कर्जा भी तो बढ़ाया है। मतलब ये कोई अजीब सी बात कर रहे हैं। सो ये बातें जो है ना ये जेब नहीं देती हैं, ये एकदम बचकाना बातें हैं कि हमने ये जल्दी वापस कर दिया। भाई आपने इतना कर्जा भी तो बढ़ाया है ना, आप क्या बातें कर रहे हैं? तो गुजारिश ये है कि देखें ये जो 4 साल की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस है, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की वर्स्ट तरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। और मैं इसमें शहबाज शरीफ साहब को ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ कि ये कोई अच्छे आदमी नहीं है या समझदार आदमी नहीं है। मैं इल्ज़ाम तो अगर मैं कुछ मुकदमा मेरा है वो ये है कि इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान में जो इस्लाहात की ज़रूरत थी वो नहीं की। और ये हमने देखा है जामी साहब के हमने चेहरे बदले हैं। मियां नवाज शरीफ साहब थे, आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत रही है, खान साहब की हुकूमत रही है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, हमने सिर्फ तरक्की नहीं देखी। तो हमको एक बात समझना चाहिए कि पाकिस्तान का ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, और आज से नहीं जा रहा, बहुत सालों से जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, अब तो हम अपने आप से करीब हो रहे हैं। आप देखें कि ये हुकूमत के शुमारियात हैं कि 2018 में जो पाकिस्तान की एक खानदान की इनकम थी आज उससे कम है। 2018 को छोड़
ने 2014 में जो इनकम थी उससे भी आज उससे भी पाकिस्तान में इनकम बिल्कुल, कम है। बिल्कुल। इस साल के अंदर पाकिस्तान में, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इस साल में पाकिस्तानियों ने अंडे खाने कम कर दिए, इस साल में पाकिस्तानियों ने घी खाना कम कर दिया, इस साल में पाकिस्तानियों ने तकरीबन हर किस्म की सब्जी और फ्रूट खाना कम कर दिया। अब पाकिस्तानियों ने बल्कि आटा यानी गंदम और चावल की कंजम्पशन भी कम कर दी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कम खा रहे हैं, लोग खुराक कम ले रहे हैं। आप किधर की बातें कर रहे क्या हैं? बात, कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस ये है? बिल्कुल आपने तो दुरुस्त कहा सर। मैं आने वाले दिनों में मजीद भी आपको ज़हमत दूंगा, क्योंकि इसका हल भी हमने ढूंढना है। आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ गुफ्तगू के तनाजुर में सिर्फ तनकीद की बजाय कुछ हल भी लेके आएंगे, तो आने वाले दिनों में मजीद आपको ज़हमत दूंगा। आपने आज वक्त दिया मुझे, आपको बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं और फिर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम जारी है। बिलावल साहब वहाँ पहुँचे हैं, मियां नवाशी साहब भी जा रहे हैं, NOC उनको मिल गया है, तो वहाँ क्या सूरत हाल है। बिलावल साहब ने बड़े अहम आज 2 रिमार्क्स दिए हैं, फॉर्म 45, 47 और फिर ये कि कुछ इलाकों को वफाक कंट्रोल करना चाहता है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी है, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान में, और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। एक जानिब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जॉइंट एक्शन कमेटी मुतालबा करती है कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें जो हैं, 33 जनरल नशिस्तों के अलावा वैली की, वो ख़त्म की जाए। हमारी ज़ाती राय है कि इनका तशख़्ख़ुस ख़त्म नहीं होना चाहिए, कोई मुतबादिल हाल होना चाहिए। उसकी कई वजूहात हैं जो माजी में मैं बयान भी कर चुका, मज़ीद भी बयान करूँगा। दूसरा, GB में बिलावल साहब मुखातिब है, बड़ी हरकत में। मियां नवाज साहब भी जा रहे हैं वहाँ पे, NOC उन्हें मिल गया है, लेकिन PTA की शिकायत है कि उन्हें इंतखाबी कैंपेन का मौका नहीं दिया जा रहा। बिलावल साहब आज जब मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि शिगर में जलसा कर रहे थे कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, यानी वोटर्स ने, इंशाल्लाह फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। और फिर गवादर, कराची और शिगर को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं कुछ लोग, ये दुरुस्त नहीं है। बड़ा मानी खेज उन्होंने तनकीद की। दोनों मामला पे बात करते हैं कायरा साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, ये बिलावल साहब ने जो कहा कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाल्लाह फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं वो सर? देखिए ना, गुफ्तगू के अपने स्लूब होते हैं ना, ये मैसेजिंग है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को वोट दीजिए, वोट आपने देने हैं। और ये जो फॉर्म 45-47 का हमारे मुल्क में एक अलामती इशू होता है कि फॉर्म 47-45 के मुताबिक नहीं होता और किसी जगह पे इलेक्शन कमीशन या कुछ ऐसा बना दिया जाता है, तो वो उन्होंने कहा है कि हम आप वोट दीजिए, हम वोट छीनने नहीं देंगे। वही फॉर्म 45 होगा जो आप बनाएंगे, वही 47 चलेगा। और ये बात भी दुरुस्त है कि इस्लामाबाद में बैठ के कराची हो, शिगर हो, कोई और इलाका हो, उनको चलाने का ये ख्वाब दुरुस्त नहीं है, बल्कि फेडरेशन को फेडरेशन के असूलों के मुताबिक चले। जो काम फेडरेशन ने करने वो करे, जो सूबों ने करने वो करे, और यही कोऑर्डिनेशन बेसिकली बेहतरी का सामान पैदा करेगा। अगर हमारा ये ख्याल हो कि हम सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से चीजें चला के चीजें बेहतर करेंगे फिर इख्तियार देंगे, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा कायरा साहब, ये जो दूसरा नुक्ता जिसके ऊपर आप आ रहे हैं, अभी जो बात आप कर रहे हैं, जरा ज़िमनी सवाल मेरा साथ ले लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि तो इस्लामाबाद में चाय मगोइयाँ होती रहती हैं किसी मुजवज़ा आने वाली तरमीम के, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको फिर वफाक कंट्रोल करेगा, गवादर का नाम भी लिया जाता है, कहीं बिलावल साहब वक्त से पहले उस जानिब इशारा तो नहीं कर रहे? नहीं, मेरा ख्याल नहीं, मेरी कोई इस पर डिस्कशन तो उनसे नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है ये, क्योंकि इलेक्शन के तनाजुर में हो रही है बात और उसी कंटिन्यूएशन में उन्होंने किया जो 45-47 की बात की है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि जो हमारे यहाँ जी वफाक को मजबूत मुस्तहकम करना और वफाक से चीजें चलाना, मैनेज करना, ये होता है, इसका उन्होंने शायद बात की है। और ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर आप आइन के मुताबिक दिए गए जो वफाक और सूबों का इख्तियारात का जो तनासब है या जो बैलेंस है, अगर आप उसको छेड़ेंगे और आप उसको लेके आएंगे मरकज के पास ज्यादा इख्तियार, तो यकीनन इससे बेहतरी नहीं होगी, बल्कि इससे नुकसान होने का एहतमाल है। माजी में भी ये चीजें जो हैं हम इस्तेमाल करके देख चुके हैं, इसका फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। ठीक। अच्छा कायरा साहब, ये गिलगित में अवामी मुहिम, राब्ता मुहिम, इंतखाबी मुहिम जारी है। बिलावल साहब भी वहाँ मौजूद है, मियाँ साहब भी वहाँ जा रहे हैं, नून लीग की क़यादत भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ फवाद चौधरी साहब और दीगर PTA के साबका भी और मौजूदा रहनुमा वो तनकीद कर रहे हैं कि एक तरफ बिलावल साहब हैं, नून लीग है, रैलियाँ निकाल रहे हैं, PTA को इस हक से क्यों महरूम किया जा रहा है? चाहे वो असद कैसर साहब के जाने का मामला जिस पे साद रफीक साहब भी बोले थे, उन्होंने नालायकी और बेहिसी करार दिया था उस मामले को, या फिर खालिद खुर्शीद साहब का मामला हो,
तो ये आप बिना लगी लिपटी इन मामलों पे इज़हार ख्याल करते हैं, आप नहीं समझते कि ये इससे तो नुकसान होगा मुल्क की सियासत को, वफाक को, इन चीज़ों से? देखिए, सियासी जमातों को जो वहां पे सियासी अमल में हिस्सा ले रही है, रजिस्टर्ड जमातों को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। उनको आजादी के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। और ये क्योंकि हमारे इख्तियार में तो है नहीं, हम वहाँ गवर्नमेंट में नहीं, वहाँ इस वक्त एक केयरटेकर गवर्नमेंट है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तमाम लोग जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं वो मुहब्बे वतन है और उनका इस्तेहकाक है। ये लोगों को फैसला करने दें कि कौन उनका नुमाइंदा है और कौन नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर में भी सियासी गहमा गहमी है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बड़े मुतालबात थे। एक मसला दोबारा से सामने आ रहा है जिसके ऊपर एक डेडलॉक भी है। कुछ रहनुमा समझते हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली की 33 नशस्तें जनरल हैं, उसके अलावा जो 12 मुहाजिरीन के लिए मुख्तस हैं पाकिस्तान भर में, उनको ख़त्म किया जाए। कायरा साहब, ये तो अलामत हैं लद्दाख की, जम्मू की, वैली की, यहाँ बैठ के उस तशख़्ख़ुस को लेकर बैठे हुए हैं। ये कहना कि जी इनकी वजह से हुकूमतें बदली जाती हैं या ये उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो क्या इनके ख़ात्मे के बाद हुकूमतें बदलना मुश्किल हो जाएगा? गुजारिश ये है कि एक तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी वही पिछली हुकूमतों की फेलियर था, नालायकी थी कि वो चीजों को उस तरह नहीं चला सके और एक अवामी उभार उठा जिसको जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने लीड कर लिया। ये होता है जब अवामी उभार उठते हैं तो अपनी लीडरशिप पैदा करते हैं। ठीक, उन्होंने अपनी इस उभार ने अपनी लीडरशिप पैदा कर ली। उन्होंने फिर ऐसे हालात क्रिएट किए कि वो बहुत सारी वो चीजें लेने में कामयाब हो गए जो कोई सियासी हुकूमत भी वफाक से नहीं ले सकती, फंड्स का या बाकी चीजों के हवाले से। अब उनमें जो मुतालबात थे, पहले मुतालबात बिजली, पानी और आटा, सब्सिडी, नौकरियां, अशराफिया की मराद खत्म करना। जी 38 एक चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने पेश किया और उसके साथ बैठ के हमने डायलॉग किया। उसमें से कोई 18-19 पॉइंट्स तो वो हैं जिन पे मुकम्मल तौर पे, तकरीबन मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हो चुका। कुछ वो हैं जिनकी फिजिबिलिटीज बनी है। देखिए ना, गवर्नमेंट मुतालबा करने वालों का अपना हक, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है, फर्ज कर आजाद कश्मीर में कोई काम होना है तो पहले उसकी फिजिबिलिटी बनेगी, उनका अपना जो CWP होगी या कोई फोरम होगा वो पास करके फिर वो वफाक में भेजेगा। वफाक के अपने जो अप्रूवल के इदारे हैं, CWP है या टेक्निक है, कई फोरम होते हैं जिसमें, क्योंकि रेडिली अवेलेबल तो पैसे नहीं है। अगर 10 अरब का प्रोजेक्ट है, 6 अरब का प्रोजेक्ट है, 4 अरब का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए तो यकीनन वो बजट में आगे रिफ्लेक्ट होगा। तो वो चीजें भी मुकम्मल हो चुकी हैं, बजट में आ रही हैं। वो भी उनको बताया कि जी अब ये चीजें, बड़ा थ्रेश किया एक एक पॉइंट को बड़ी डिटेल के साथ। कुछ पॉइंट्स पे उनके तहफुजात थे कि ये जरा एक्सपीडाइट होने चाहिए थे, जल्दी होने चाहिए थे। ओके, ये उनका व्यू है, बेहतर था, ऐसा हो सकता था, उसको एक्सपीडाइट कर लेते। लेकिन हमारा जो सरकारी मशीनरी है इसमें रवायती सुस्ती भी होती है, ये भी गलत बात नहीं है। लेकिन हमारा तो व्यू ये है कि हमने उन दोस्तों के साथ बैठ के बड़ी बड़ी खुल के उनको तसल्ली दी। उनका एक व्यू था कि जी ये 12 सीटें खत्म की जाएं। उनका व्यू ये है कि इसका ताल्लुक कश्मीर की आजादी की लहर से नहीं, प्लेबिसाइट से नहीं। हमारा व्यू जो था, बाकी गवर्नमेंट का सब, वो व्यू ये था कि नहीं, इन सीटों को अलामती तौर पर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके फिर तरीकेकार पे बहुत सारे मुबाहसे हुए। फिर ये हुआ कि जी अच्छा क्या हो सकता है कि जो उनके तहफुजात है वो भी एड्रेस हो जाए, और जो हमारा मुकदमा है, मकबूजा कश्मीर का मुकदमा है, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का टोटल जो हमारी का जो मुकदमा इंटरनेशनल है, वो भी ना हो। हमारे मकबूजा कश्मीर के बहन भाई भी ये महसूस ना करें कि हमें एलिनेट कर दिया गया है। वो भी हो रही है, वो अपनी डेडलाइन स्ट्राइक करेंगे, काल दी हुई है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि यार आप ऐसा करें कि जी कायरा साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रहा क्योंकि बहुत अहम नुक्ता है जहां आप पहुंचे हैं और इसके बड़े इंटरनेशनल, नेशनल, कश्मीर कॉज से जुड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बजाय ये सीटें ख़त्म करने के, या तो इन्हें कम किया जा सकता है या एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
मुतनासिब नुमाइंदगी का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो अब हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं, क्या फैसला होगा इन 12 नशिस्तों, क्योंकि ये मुहाजिरीन उस शनाख्त को लिए बैठे हैं जहां जहां से माइग्रेट करके आए हैं, उस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। आप मैं जी जी जामी साहब, मैं यही गुजारिश कर रहा था जी, यही बात हमने उनके सामने रखी है और उन्हें कहा है कि आप अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, मुझसे आपकी फॉलोअरशिप से इनकार नहीं करते, लेकिन इसके स्टेक होल्डर कश्मीर की बाकी जमातें भी हैं, इसके स्टेक होल्डर हुकूमत पाकिस्तान भी है, हमें फॉरेन ऑफिस को भी कंसल्ट करना है, तो हमें अपनी जमातों की क़यादत को भी कंसल्ट करना है, तब जाके इस पे फैसला कर सकते हैं। ये हम इस कमरे में बैठ के फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने भी कुछ तजावीज दी हैं। उनका ख्याल है कि इन सीटों को काउंसिल, जो आज़ाद कश्मीर काउंसिल थी, उसमें कर दिया जाए, यानी अपर हाउस जिस तरह है जी, जी। उसको बना दिया जाए। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग की जो साबका हुकूमत थी, हाँ। ये जो कुछ अर्सा पहले, ये नहीं, जो शायद खाकान अब्बासी साहब की, हाँ। उसकी गवर्नमेंट के आखिरी दिन कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई कवानीन में, जिसके नतीजे में ऐसा क्योस क्रिएट हो गया कि वो हाउस जो मरकज और रियासत के दरमियान एक तवाज़ुन का था, उसको कमजोर कर दिया गया। हमारा ये, उनका ये मुतालबा है, जो कमेटी के मेंबरान है, कि आप ऐसा करें कि ये जो सीटें हैं इनको प्लेस कर दे, रखें, इनको प्लेस कर दें काउंसिल में, काउंसिल को एम्पावर कर दे। तो अभी इस पे बहस हो रही है, देख रहे हैं, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम कश्मीर के अपने मुकदमे को कायम रखते हुए, उसी स्पिरिट को कायम रखते हुए, इन भाइयों का मुतालबा भी माने। इनसे भी बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आपके बहुत सारे मुतालबे माने गए, इसको भी रैशनलाइज करते हैं, लेकिन किसी भी तरह ये ना करें कि हम कश्मीर के काज को नुकसान पहुंचा बैठे। तो इस पे आज भी एक मीटिंग थी, उस पर बड़ी तफसीली बहस हुई, इस पे एपीसी रखी जा रही है, मजीद कंसल्टेशन जारी है, देखिए इंशाल्लाह कोई अच्छा रास्ता निकल आए। बहुत शुक्रिया सर, वक्त की किल्लत भी और आपसे कम्युनिकेशन का भी यहाँ मसला आया, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ये उन्होंने वाजे किया कि बिल्कुल नहीं, ये तशख़्ख़ुस ख़त्म नहीं होना चाहिए, और ये दुरुस्त बात है, क्योंकि ये पूरे मुल्क में फैले वो मुहाजिरीन हैं जो जम्मू डिवीजन से, वैली से, लद्दाख से लुट कर आए, पूरे के पूरे अपने ख़ानदान कटवा कर आए, और फिर जो जम्मू में मैसका हुआ 2,33,000 अफराद का, उसके वाली वारिस हैं। ये लोग इन मुहाजिर नशिस्तों के नाम पर अलामत हैं उस कॉज की, इसलिए ये तशख़्ख़ुस ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये दलील देना कि जी ये मुहाजिर नशिस्तें जो हैं इनको फ़ंड मिलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी सरासर गलत है। चंद करोड़ पे मिलते हैं 4 बरसों में, 10 या 12 करोड़ रुपया, और उसके टूटी नलका या कोई गली मोहल्ला बनता है। जो अंदर 33 सीटें जनरल, वहाँ पे 1.5 से 2 अरब का फंड मिलता है एक भी मुंतखब जो रुकनी असम्बली है कानून साज मुजफ्फराबाद का। तो ये किसी भी पैमाने पर, किसी भी तौर पर ये जस्टिफिकेशन दुरुस्त नहीं है। रहेगी बात ये कि ये नशिस्तें हुकूमत साजी में, तहरीक अदम एतमाद में, हुकूमत गिराने में इस्तेमाल होती हैं, वफाक असरअंदाज होता है, दीगर कुव्वतें असरअंदाज होती हैं। इसका बड़ा सादा सा जवाब है। पिछले 15-20 वर्षों में आप ये तो देखिए कि आज़ाद कश्मीर में कितनी बड़ी तादाद में जो अरकान असम्बली, उन्होंने अपनी वफादारियाँ बदली, कभी एक जमात में, कभी दूसरी जमात में, कभी तीसरी जमात में। तो जब आपको उनका यकीन नहीं है या उनका एतमाद नहीं है, तो इन 12 नशिस्तों से क्या फ़र्क पड़ेगा? इनके खात्मे से क्या आप हुकूमत साजी या हुकूमत गिराने के अमल को रोक सकेंगे? दलील में वज़न नहीं है, असल दलील ये है कि ये तशख़्ख़ुस लिए बैठे हैं, उसको कायम रहने दीजिए। कश्मीर कॉज से जुड़े हुए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।